हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया ही होंगे। 12th की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि नीट अपने आप टाइम पे होगी। तो फोकस ज़्यादा करना और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। हम इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स चालू करने वाले हैं, और जो सभी को करना ही है। जो फिज़िक्स नहीं पढ़ता है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में देखो कितने चैप्टर आते हैं, 4, जिसमें से ये 3 अपने आप में एक अलग वेटेज रखते हैं। ये 3 मिला के 5 क्वेश्चन 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे। मैंने ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था इसका ब्यूरो कि तुम्हें कैसे एनालिसिस करना है कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने डाल दिया था, वहाँ पे देख लेना। ये 3 चैप्टर अपने आप में 5 क्वेश्चन लाए थे 2020 में, और सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। तो देखा जाए तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। मतलब 8 से 10 तो पक्का है। 2018 में 10 क्वेश्चन आए थे, तो 8 से 10 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। मतलब ये 18 से 22% होता है टोटल 45 क्वेश्चन का। इतना बड़ा वेटेज रखता है। तो ये पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स तुम्हें करना ही है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आते हैं। अब क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं टोटल मॉडर्न फिजिक्स में। पहले 3 अलग स्टैंड करते हैं, ये अपने सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट अलग रहता है। मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्टिंग में 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव मैटर, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। ये साथ साथ ही हैं, सबको साथ साथ पढ़ना है। फिर थर्ड है अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्सरे। एक्सरे अपने नीट के सिलेबस में नहीं है, ये एम्स के सिलेबस में थी, तो इसको अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो एक्सरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं बता दूंगा। इसी के बाद एक और चैप्टर आता है कम्युनिकेशंस वाला, तो वो अपने को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एम्स का था। अपने सिलेबस में सिर्फ 4 आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। अब एक्सरे को हटा दिया गया है, तो बचा सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी है, लेकिन वैसा वाला नहीं है जैसा हम केमिस्ट्री का पढ़ते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हाई स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं अपन यहाँ पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिटेल में। बाकी उन चीज़ों पे ब्लॉक वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है, एटम पे भी फोकस नहीं करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर छोटा चैप्टर है। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट लास्ट में पढ़ेंगे। अभी इस पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ने वाले हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, वेव मीटर के रिस्पेक्ट में। वेव मीटर अगली वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, छोटा सा है। इस वीडियो में सिर्फ अपन पढ़ने वाले हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छे से स्टार्ट कर देना, क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन भी अप्लाई कर स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले लाइट का नेचर समझना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में हमें लाइट का क्वांटम पार्टिकल वाला पोर्शन पढ़ना है, वेवलेंथ वाला पोर्शन कम पढ़ना है। तो लाइट के 2 नेचर होते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था डी ब्रोगली ने। लाइट जो है ड्विल नेचर दर्शाता है, दोहरी प्रवृत्ति, दोहरी प्रवृत्ति होती है इसके पास, ड्विल नेचर दर्शाता है। अब ये बताने वाला साइंटिस्ट था डी ब्रोगली। सुना ही होगा कभी ना कभी, बहुत जगह पे आते हैं इनके नाम, डी ब्रोगली। इक्वेशन भी पढ़ेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली ने बताया था कि जो लाइट है वो 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से हैं? तो वो एक है पार्टिकल के फॉर्म में, जिन्हें हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और अभी पढ़ने वाले हैं हम क्वांटम फिजिक्स ही। सेकंड आता है हमारे पास वेव फॉर्म में। एक पार्टिकल फॉर्म में रहता है और एक वेव फॉर्म। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर 2 नेचर में होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा, ये सुना भी होगा कहीं ना कहीं। अब पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने वाले कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसके पास, तो हम यही चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं क्या, पार्टिकल नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर पता चलता है इसका, लाइट का। सेकंड 2 इफेक्ट और हैं कॉमन, अपना कॉम्पटन इफेक्ट, और एक होता है रमन इफेक्ट। रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, ये दोनों भी हमें पार्टिकल की जानकारी देते हैं कि प्रकाश एक पार्टिकल के रूप में पाया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे फोकस में रहेगा, ये दोनों फोकस में नहीं रहेंगे। इनके बारे में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। सेकंड वेव नेचर। वेव नेचर को हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, वेव मोशन और ऑप्टिक्स में। कहाँ क्या पढ़ते हैं वहाँ पे हम, लाइट के कौन कौन से नेचर पढ़ते हैं? तो वो होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। सेकंड आता है अपने पास व्यतिकरण, इंटरफेरेंस।
व्यतिकरण, ये भी जानकारी देता है किसकी, प्रकाश की, व्यतिकरण। थर्ड आता है हमारे पास डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी हमको जानकारी देता है प्रकाश की वेव फॉर्म की, तरंग फॉर्म की, है ना। तो दो नेचर हो गए हमारे पास, एक तरंग प्रवृत्ति और एक पार्टिकल वाली कण प्रवृत्ति। दोनों प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है क्या, लाइट। अब इन पूरे को अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमारे फोकस में क्या रहने वाला है इस पूरी वीडियो में, तो ये हमारे फोकस में रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि पार्टिकल नेचर है लाइट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, कैसे हुआ था, पूरा हिस्ट्री से पढ़ेंगे। हिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल मायने में, जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शॉर्ट में PEE बोलेंगे ना, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले कोई मेटल है, धातु है हमारे पास, इसके ऊपर अगर अपन एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी और स्पेशल वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो इससे क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। कोई सी भी मान लो ये चौकोर पट्टी है मेटल की, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर व्यवस्थित होंगे धातु के अंदर। इसके ऊपर अगर अपन क्या अप्लाई कर दें, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी और स्पेशल वेवलेंथ का लाइट डाल दें। यहाँ पे इसके पास एक फिक्स या स्पेशल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक अपने को पता नहीं कि ये चीज़ है क्या, फ्रीक्वेंसी कौन सी लगेगी, स्पेशल फ्रीक्वेंसी और स्पेशल वेवलेंथ। स्पेशल फ्रीक्वेंसी और स्पेशल वेवलेंथ का लाइट जब प्रकाश डालेंगे अपन, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे, इमर्जन होने लगेगा इनका, बाहर निकलने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे, अपनी अपनी एनर्जी को, ये पूरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और बाहर निकलने लगेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किससे निकला है, एनर्जी अपने जो भी अपन ने अप्लाई करे हैं लाइट वाली, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। इससे जो भी करंट फ्लो करेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यहीं से बेसिक बनता है मॉडर्न फिजिक्स का। बाकी चैप्टर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, यहीं पे आके सब कुछ पढ़ना रहता है। तो स्पेशल फ्रीक्वेंसी, स्पेशल वेवलेंथ डाला मैंने। अब ये प्रकाश कौन सा होना चाहिए, तो ये कोई सा भी नहीं हो सकता है ना, कुछ स्पेशल ही होता है, उसके पास स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है और स्पेशल वेवलेंथ भी होती है। नॉर्मली कोई भी मेटल है उसके ऊपर यूवी लाइट डाल के अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट। या फिर कोई एल्कलाइन मैटर है, अल्कलाइन मैटर है, क्षारीय धातु है, तो उसके ऊपर अपन विजिबल रे डाल सकते हैं। विजिबल कौन कौन सी होती है तुम्हें पता है, विजिबल रे, विवग्योर डाल के भी अपन एल्कलाइन मैटर से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इमर्जन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात आती है क्या सिर्फ लाइट से इमर्जन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसा नहीं है। अपन किसी भी प्लेट या अपनी जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर अपन किन तीन तरकीबों से, तीन एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कोई स्पेशल टेम्परेचर पर, जिसको अपन टेम्परेचर इमर्जन बोलते हैं, तापीय उत्सर्जन बोलते हैं। सेकेंड है अपन कोई भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, कोई भी नहीं, एक बहुत हाई पावर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इससे क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए 10⁸ न्यूटन पर मीटर, सॉरी कुलाम, न्यूटन पर कुलाम होना चाहिए। इतना ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो भी इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, यही जो अभी अपन ने पढ़े, लाइट इमर्जन, उत्सर्जन, अपन लाइट से भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ अपन किससे कर रहे हैं, लाइट से ही कर रहे हैं। हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ना है, तो ऐसा कभी नहीं है कि सिर्फ लाइट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड ब्रीफ में हमको होना भी चाहिए पता कि बाकी चीज़ों से भी अपन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि सिर्फ लाइट से निकलते हैं। नहीं तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि धूप में रखी कोई मेटल है, गर्म होने पर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी, सिंपल है, उससे होता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल फ्रिक्वेंसी और स्पेशल वेवलेंथ से भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हर एक जो भी मेटल लेंगे अपन, हर एक मेटल का एक स्पेसिफिक वर्क फंक्शन होता है ना, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट यहीं पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
हर एक मेटल का क्या होता है, एक वर्क फंक्शन, कार्य फलन होता है। इसको अपन बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसको फाई नॉट, जीरो से प्रदर्शित करते हैं। मेटल के पास एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट की होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर धंसा हुआ है, ये कहाँ तक आ जाए, ये बाहर तक आ जाए। इसी को अपन बोलेंगे क्या, वर्क फंक्शन। उस मेटल का स्पेसिफिक है, हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। दो धातु अगर डिफरेंट लोगे तो उनका दो डिफरेंट क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। सेम धातु का वर्क फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हर एक मेटल के पास एक वर्क फंक्शन होता है स्पेशल, जो इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर धंसा हुआ रहता है ना, वहाँ से इसकी सरफेस तक या इसके बाहर निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है मेटल के लिए, एल्कलाइन मेटल के लिए। उसके साथ 3 डिफरेंट टाइप से भी अपन इमर्जन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही करना है। ये क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वो 3 एक्सपेरिमेंट अपने को देखने हैं। आगे 3 एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। 3 वैज्ञानिक आए थे, साइंटिस्ट। एक हर्ट्ज था, हॉलवॉश और अपने पास लेनार्ड। हर्ट्ज ने सुना ही होगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी यूनिट भी हर्ट्ज ही होती है, तो इसी ने दिया हर्ट्ज ने। इन्होंने क्या क्या बताया, ये पूरा एक सिस्टम लिए इन्होंने। एक ट्यूब है, ये इस तरीके से एक ट्यूब दिख रही होगी। ये एक ट्यूब होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है, उस पर जाना भी नहीं है। इसके अंदर निर्वात होता है, वैक्यूम्ड होता है, बिल्कुल कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। 2 रॉड लेते हैं एक मेटल से, यहाँ दोनों मेटल से ही बनी होती है। नेगेटिव होती है कैथोड, पॉजिटिव होती है एनोड। इसको कैसे डिसाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे अपन क्या लगा देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, पॉजिटिव सिरा एनोड से, नेगेटिव वाला कैथोड से। ठीक है, ये अपना एक पूरा सिस्टम हो गया। इसी के ऊपर 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे। ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं अपन कि शुरुआत कैसे हुई। अब सबसे पहले साइंटिस्ट आए हर्ट्ज। इन्होंने क्या करे, यही पूरा सिस्टम करे। अल्ट्रावायलेट लाइट डाले इस नेगेटिव के ऊपर और इससे बताए कि इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो इससे क्या एमिशन होने लगता है, उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। सिर्फ इतना बताया। मतलब इन्होंने यूवी लाइट प्लस कैथोड के ऊपर डाले, तो कैथोड से रिलेटेड बातें बोली, बस इतना ही बोले। हॉलवॉश ने क्या करा, हॉलवॉश ने यहाँ पे जिंक की प्लेट ली, यहाँ पे जिंक की प्लेट ली। जिंक एक मेटल है, जिंक की प्लेट ली, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली। अल्ट्रावायलेट लाइट डालने पे इससे क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। लेकिन इन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट को बढ़ाया नहीं, है ना। जब इसको अपन ने क्या करे, बढ़ाया, मतलब बढ़ाया क्या, कंटिन्यूस रखते हुए। तो ये पहले क्या रही होगी, जिंक प्लेट नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद उसके जब पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो 0 हो गई और फिर बाद में पॉजिटिव हुई। इलेक्ट्रॉन निकले तो 0 तक गई, फिर और निकलने लगे तो पॉजिटिव हो गई, है ना। मतलब जब ये दोनों बैलेंस हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो गया। सिर्फ इतना बताया किसने, हॉलवॉश ने। एक्सपेरिमेंट पूरा यही है। लेनार्ड ने क्या बताया, इसी को और कंटिन्यू करा, प्लेट भी ली, ये भी ली। अब इन्होंने नेगेटिव के ऊपर जब डाला लाइट तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। और फिर इन्होंने क्या करे, एनोड के ऊपर अप्लाई करे क्या, यूवी लाइट, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो सही, लेकिन उससे पूरा का पूरा जो अपन बोलते हैं सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे करंट भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे अपने को पता ही नहीं चला कि इसके ऊपर डाले जब यहाँ पे करंट नहीं आया, लेकिन पूरे परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ, सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर डाले तो सर्कल कंप्लीट हुआ। तो लेनार्ड ने बताया कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो एनोड की तरफ जाते हैं। ये सब होता है अल्ट्रावायलेट लाइट डालने के बाद। किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो जब कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो उससे क्या उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं फिर वो सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा परिपथ कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे जो धारा सर्कुलेट होगी उसी को अपन बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये बताया था किसने, लेनार्ड ने। इन्होंने पूरे इसके नियम भी दिए थे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो यहाँ पे कुछ 3 साइंटिस्ट हैं जिनका इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हॉलवॉश ने कुछ किया नहीं था कोई बड़ी चीज़, इसलिए उसका नाम नहीं आता है। कौन कौन से हैं वो 3 साइंटिस्ट, तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, हर्ट्ज। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, हर्ट्ज को जाता है श्रेय।
सेकेंड, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम दिए थे, लॉज दिए थे, वो किसने दिए थे? लेनार्ड ने। फिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने क्या बोले थे? उन्होंने क्वांटम थ्योरी दिए थे। तो क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हैं, हर्ट्ज, लेनार्ड और आइंस्टीन। सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे? पहले हम पढ़ेंगे फोटोन से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी, क्या फोटोन होता क्या है वगैरह वगैरह, ये सारा फोटोन से रिलेटेड और रेडिएशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अब अपने को पहले क्वांटम फिजिक्स पढ़ने से पहले पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो क्वांटम फिजिक्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, अपने फॉर्मूलाज होते हैं। तो पहले क्वांटम में फोटोन क्या होता है वो समझो। जैसे हम हमेशा सूर्य, कोई एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है वही लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सूर्य हो, सन हो। अब इससे क्या निकलती है? डेली की रेडिएशन होती रहती है। रेडिएशन मतलब क्या? लाइट है, एक स्पेशल कैटेगरी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ से कोई भी रेडिएशन निकल रही है, तो रेडिएशन किस फॉर्म में निकलती है? एनर्जी के फॉर्म में निकलती है ना। रेडिएशन है, लाइट आ रही है तो कोई भी चीज़ें गर्म हो जाती हैं, मतलब एनर्जी अब्जॉर्व करते जा रही हैं, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो सूर्य से आ रही है। तो एनर्जी किस रूप में आएगी, किस फॉर्म में आएगी? तो सूर्य हमेशा रेडिएशन या एनर्जी के देते रहता है। जब भी मैं रेडिएशन बोलूँ, रेडिएशन मतलब एनर्जी ही है, एनर्जी का फॉर्म है, और वो क्या है? पार्टिकल फॉर्म है। तभी तो क्वांटम में पढ़ रहे हैं। पार्टिकल कौन सा हो सकते हैं? अब जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? फोटोन। तो इस तरीके से ये बहुत छोटे स्पेसिफिक पार्टिकल में आते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? फोटोन। तो फोटोन एक एनर्जी का बंडल है। फोटोन, इसको अपन बोल सकते हैं फोटोन, है ना। एक मन से बना रहे हैं अपन, ऐसा कोई फिक्स है नहीं कि ऐसा ही हो। तो ये फोटोन है। फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है एनर्जी का बंडल। एनर्जी का बंडल होता है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं। अब रेडिएशन डायरेक्ट तो नहीं आती, जैसे हम बोलते हैं मैंगो, बहुत सारे हैं हमारे पास, तो हमको छोटे छोटे पेटी में पैक करना पड़ता है। वैसे ही अब रेडिएशन मतलब क्या है? एनर्जी, और एनर्जी को अपन को क्या करना पड़ता है? पैकिंग करनी पड़ती है। तो जो एनर्जी है, रेडिएशन है, वो पैकिंग होती है किससे? छोटे छोटे बंडल में। एनर्जी के, ऊर्जा के बंडल होते हैं, वो होते हैं फोटोन कहलाते हैं। ठीक है, अब इस फोटोन के पास क्या क्या चीज़ें होंगी? तो इस फोटोन के पास होगी इसकी खुद की एनर्जी, तो एनर्जी पढ़ेंगे। कितनी चीज़ें होंगी इस फोटोन की? इसके पास होगी क्या? एनर्जी, तो हमको एनर्जी भी पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट बात। सेकेंड, इस फोटोन के पास होगा इसका मोमेंटम, संवेग। तो सेकेंड नंबर पे हमको पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम, संवेग। फिर इसके बाद इस फोटोन के पास कुछ क्या होगा? मास होगा। तो थर्ड नंबर पे अपने को पढ़ना पड़ेगा इसकी जो भी इफेक्टिव मास है ना। इफेक्टिव मतलब कि जितना ट्रांसफ़र होगा, इफेक्टिव मास पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें होंगी, ये सिर्फ फोटोन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इसके बाद जहाँ से भी ये फोटोन या रेडिएशन आ रहा है, उस जो भी सोर्स है अपना, जहाँ से रेडिएशन आ रहा है, उस सोर्स के पास क्या होगी? इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी। उस सोर्स की तीव्रता होगी, मतलब जहाँ से भी आ रहा है उस सोर्स के पास कुछ इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी क्या होती है? इसको भी अपन पढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी को अपन आई से दर्शाते हैं ना, इसको भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये जो रेडिएशन आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है ना, बहुत सारे फोटोन हैं इस तरीके से आ रहे हैं, फोटोन वेव के फॉर्म में। तो ये जो कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे अगर अप्लाई होगा, मतलब पड़ेगी, जाके टकराएगी रेडिएशन, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी ना। तो इस रेडिएशन से, ये जो रेडिएशन निकाल रही हैं अपने पास बहुत सारी, ये किसी ना किसी सरफेस पे जाके टकराएंगी। तो इससे क्या ये वहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या? फोर्स। तो इसको बोलते हैं रेडिएशन फोर्स। तो ये भी अपने को पढ़ना है, रेडिएशन फोर्स। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। रेडिएशन फोर्स आया तो वहाँ पे अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा फिर? रेडिएशन प्रेशर, या फोर्स से ही प्रेशर होता है, फोर्स बाय एरिया, पर एरिया पे कितना फोर्स आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें करनी है। ये एक बेसिक सा है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। क्या होता है? कोई भी एक सोर्स है जो एक इंटेंसिटी पे है, किसी भी इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी क्या है इसको अपन समझेंगे। इंटेंसिटी मतलब पावर समझ लो, पर एरिया में कितनी पावर है, उसी को अपन इंटेंसिटी बोलते हैं। अब इनसे क्या निकलेगी? रेडिएशन निकलेगी। अब रेडिएशन निकलेगी तो वो ऐसे नहीं निकलेगी, वो कैसे निकलेगी? फोटोन के फॉर्म में निकलेगी, एनर्जी के बंडल, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में निकलेगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोन मतलब एनर्जी, रेडिएशन मतलब एनर्जी। तो रेडिएशन मतलब कंप्लीट एनर्जी और फोटोन मतलब एक बंडल वाली एनर्जी।
इतना सिर्फ अंतर है रेडिएशन और फोटोन। अब फोटोन के पास कुछ क्वालिटीज़ होंगी, वो क्वालिटी कौन कौन सी होगी? स्पेसिफिक उसके पास एनर्जी होगी, मोमेंटम होगा, इफेक्टिव मास होगा खुद का। फोटोन एनर्जी बंडल है, इतना क्लियर हो गया। फिर रेडिएशन जब भी अप्लाई होगा किसी भी सरफेस के ऊपर तो रेडिएशन फोर्स पढ़ना है और रेडिएशन प्रेशर पढ़ना है। ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको ज़्यादा ध्यान में पढ़ना है। इसके बाद जितना भी अपन पढ़ेंगे वो ये बेसिक से ही बनेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन फोटोन की एनर्जी। मैं फोटोन के बारे में बता चुका हूँ, है ना। तो फोटोन के पास एनर्जी है। अब फोटोन एनर्जी मतलब क्या? रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन की एक छोटे छोटे बंडल वाली एनर्जी। तो एक वैज्ञानिक आया था प्लैंक, सुना ही होगा, बहुत जगह पे नाम आता है इनका। प्लैंक ने कांस्टेंट भी दिया था h, जिसको अपन प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इन्होंने क्या बोला था कि जो फोटोन के पास एनर्जी होती है, ये जिस भी सोर्स से आ रही है वो बहुत डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ उत्पन्न कर रहा है। सूर्य बहुत डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ भी देता है, बहुत डिफरेंट टाइप की हमें फ्रीक्वेंसी से देता है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर टाइम में जितने भी साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं उसी को अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ की अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लैंक ने क्या बोला था? प्लैंक ने बोला था कि जो भी सोर्स है, कोई भी सोर्स है, उससे जो भी अपने पास आ रही है लाइट, सन कोई लेते हैं अपन, तो जो भी सोर्स से लाइट आ रही है उसके पास एक पर्टिकुलर फोटोन को अगर अपन देखें तो उस पर्टिकुलर फोटोन में कितनी एनर्जी होगी? तो ये डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी को अपन म्यू से डिनोट करते हैं। तो हमेशा जब भी एनर्जी आए, इस पूरे चैप्टर में याद रखना, जहाँ भी एनर्जी आया वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी का। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो अपन के पास क्या लगेगा? एक प्लैंक कांस्टेंट h। तो E बराबर हो जाएगा कितना? h म्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन अलग अलग टाइप से भी डिनोट करते हैं। कोई n से दर्शाता है, कोई f से दर्शाता है, कोई म्यू से दर्शाता है। फिजिक्स में म्यू का यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री में अपन f या n का यूज़ भी कर सकते हैं। फिजिक्स में म्यू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे म्यू बराबर या फिर n बराबर या फिर f बराबर क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब म्यू का एक फॉर्मूला भी होता है। म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी बाय लेमडा। अब म्यू एक्चुअल में कहाँ से आता है? एसएचएम में अपन पढ़े थे, म्यू किससे आता है? टाइम से ही आता है, टाइम का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे सी क्या है? सी है लाइट की स्पीड, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य डिफरेंट होती है, विजिबल की अलग होती है, अल्ट्रावायलेट की अलग होती है, म्यू भी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन प्रकाश की चाल यहाँ पे सेम होती है। तो म्यू बराबर सी बाय लेमडा होता है। तो अपन यहाँ पे म्यू की जगह पे जब रखते हैं मान, तो क्या बनता है? hc, E बराबर hc अपॉन लेमडा। ये दोनों फॉर्मूले हैं फोटोन की एनर्जी के। तो याद रखना, ये पूरी रेडिएशन वाली के कंप्लीट जो भी रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी नहीं है, ये किसकी है? एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी। और पर्टिकुलर फोटोन के पास जितनी फ्रीक्वेंसी या जितनी वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी उस हिसाब से चेंज होते रहेगी। अब H और C का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। H इंटू में C, H मल्टीप्लाई C, ये होता है 2 इंटू 10 की पावर -25, ठीक है। इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। वो यूनिट वगैरह याद मत रखना, तुम तो ये याद रखना। H इंटू में C जब करोगे तो क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -25। 1/hc क्या हो जाएगा? 1/hc हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 24। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत फ़ायदा देगा। जहाँ पे भी एससी आए, बट्टे में आए तो तुम उसे 5×10⁻24 रख देना। जब डायरेक्ट आए तो उसे क्या रख देना? 2×10⁻−25। ये दो फॉर्मूले हमारे पास एनर्जी के बने हैं। कौन कौन से हैं? H म्यू है और SC अपॉन लेमडा है। एक ये फॉर्मूला और एक ये दोनों एनर्जी के हैं। और ये पर्टिकुलर एनर्जी किसकी है? तो ये पर्टिकुलर एनर्जी है एक फोटोन की, जो भी अपने सोर्स से रेडिएशन के साथ निकल के आ रहा है। ये एनर्जी ट्रांसफर में यूज़ होता है क्या? फोटोन। E बराबर SC अपॉन लेमडा और H म्यू। अब यहाँ पे
अपने को एनर्जी जो निकालनी है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो Sc बराबर अपन गुणा करके जब लिखते हैं, ये वाली चीज़ अलग है ना, ये डायरेक्ट है जब अपन जूल पर सेकेंड में, और इसकी जो वैल्यू है H इंटू सी, H बराबर अपन किस में रखें, जूल पर सेकेंड में, और यहाँ पे C बराबर अपन रखें मीटर पर सेकेंड में, तब जाके ये वैल्यू निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे हमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना रहता है, इसलिए एक और फॉर्मूला बनता है Sc का गुणा करने पे 12400 बटे में लैम्डा। ये जो निकल के आता है, ये निकल के आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो लैम्डा निकलेगी वो किस में निकलेगी, एंगस्ट्रॉम में, और ये जो पूरी एनर्जी निकलेगी वो किस में निकलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे अपन इसको यहाँ लिख देते हैं, ये है हमारे पास एंगस्ट्रॉम में, और ऊपर की जो वैल्यू एनर्जी की निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 12400 में डायरेक्ट तुम लैम्डा का भाग दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल जाएगी, या फिर तुम्हें अगर किसमें पूछा है, एनर्जी को जूल में पूछा है, तो यहाँ से जूल में निकल जाएगी। मतलब एनर्जी के भी दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला और एक जूल वाला। तो जूल वाला तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये वैल्यू निकल के आएगी किसमें, जूल में। ये वैल्यू भी निकल के आएगी अगर डायरेक्ट रखोगे तो जूल में। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, 12400 बटे लैम्डा है, इसको ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में एंगस्ट्रॉम। तो जब तुम्हें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी किसमें, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा और ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पे E बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। ये तो पता ही होगा, आसानी सी चीज़ है, इतना इसके ऊपर चार्ज होता है। तो अगर तुम्हें वोल्ट में निकालना है तो वोल्ट में भी निकाल सकते हो, इसको एंगस्ट्रॉम में रखना है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9। तो कभी नैनोमीटर में आए तो नैनोमीटर में रख देना, नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो जिसमें वैल्यू दे उसमें रख देना, इस फॉर्मूले में तुम्हें एंगस्ट्रॉम में रखना है, ठीक है, चेंज कर लेना एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ एंगस्ट्रॉम में रखोगे, कटेगा, आंसर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर आगे कंटिन्यू करना है तो तुम इससे काट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 रख सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट रख के निकालोगे तो जूल में आएगा। जैसे ऑप्शन वैसे फॉर्मूला, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, अच्छा से याद इसको कर लेना। ई समानुपाती डायरेक्ट म्यू याद रख लेना, म्यू जहाँ पे भी आएगा वो एनर्जी होगी, ठीक है। ये पहला खत्म हुआ हमारे पास फोटोन एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, एनर्जी खत्म। फोटोन के पास तीन क्वालिटीज़ होती हैं, एक होती है एनर्जी, सेकंड है मोमेंटम, थर्ड है उसके पास जो भी उसका मास होता है। सेकंड पढ़ना है अपने को क्या, मोमेंटम, फोटोन्स मोमेंटम। फोटोन के पास कितना मोमेंटम होता है, संवेग होता है, मोमेंटम, संवेग p। ये इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं, अपने पास एक लौता फॉर्मूला है, एक E बराबर mc²। ये है एक है अपने हमारे पास P बराबर mv, तो लाइट की स्पीड v की जगह पे c, तो P बराबर mc। तो अब इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, E बराबर mc की जगह पे आ जाएगा pc, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास P बराबर आ गया E बटे c। ये है हमारे पास फोटोन का संवेग, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड, फोटोन के पास क्या होता है, एक मास होता है स्पेशल, तो इफेक्टिव मास बोलते हैं इसको अपन। तो इफेक्टिव मास देखेंगे तो पहली बात तो फोटोन हमेशा क्या होते हैं, वेलोसिटी के साथ चलते रहते हैं, लाइट स्पीड के साथ चलते रहते हैं। जब भी रुकते हैं उनका कोई भी मास नहीं होता है, जब भी फोटोन रुका वो गायब हो जाता है, फैल जाती है, एनर्जी पूरी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती, फैल जाती है ना, एटमॉस्फेयर में पूरी फैल जाती है। तो उस टाइम पे अगर पर्टिकुलर टाइम पे रुक गया तो उसका कोई मास नहीं होता है। मतलब यहाँ पे विराम में अपन देखें, रेस्ट टाइम इसका जो भी होगा, रेस्ट मास इसका 0 होता है, इसलिए अपन हमेशा इसका इफेक्टिव मास लेते हैं, वो निकालेंगे हम E बराबर mc² से, है ना। विराम अवस्था में यहाँ पे 0 है, ये विराम में अगर चला गया तो विराम अवस्था में फोटोन का जो द्रव्यमान है वो होता है 0। लेकिन मूवमेंट करते जा रहा है तो उसके पास एनर्जी होगी और वो स्टोर रहेगी बंडल के रूप में E बराबर mc²। तो उस टाइम पे उसका जो होगा मास E बराबर E बट्टे c² होगा, ठीक है। अब यहाँ पे E बराबर में क्या कर दूँ, Sc अपॉन लेमडा रख दूँ, Sc अपॉन लेमडा। तो m बराबर हो जाएगा क्या, hc अपॉन लेमडा इंटू में c², c से c गया तो फाइनली क्या निकल के आया, h बाय लेमडा c।
कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ये c भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, तो m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, 1/λ के। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। अब जैसी लाइट वैसी उसकी वेवलेंथ होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका मास होता है कम, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी मास होती है कम। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं जो दूर तक लाइट जाता है वो हमेशा कम द्रव्यमान का होता है, ऐसा बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, होता ही है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे m डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। अब हम जाते हैं विवग्योर की तरफ, इस तरीके से विवग्योर। इधर जाने पर इसकी क्या बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो इसका मास क्या होगा, इस इधर जाने पर इसका जो मास है वो क्या होगा, रेड्यूस होगा, घटते जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा फंडा नहीं है। m डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/λ कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे मास कम होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर रेड प्रकाश लाइट बहुत दूर तक जा रही है, मतलब उसका जो मास है वो क्या है, कम है। सिंपल है ना, इम्पोर्टेंट फंडा है और इजी भी है, क्योंकि यहाँ से h/c क्या हो जाता है, कांस्टेंट होकर हट जाता है। ठीक है, सिंपल है, बार बार बोलने से भी वही सेम बात होगी। अगर कभी दे दे एग्जांपल के तौर पे दो वेवलेंथ अलग अलग दे दे, तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है रेड वाले से, तो वॉयलेट वाले का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, रेड वाले से। बस इतना सा फंडा है। तो ये फोटोन के 3 कैरेक्टर हमारे पास खत्म हो गए। पहला था क्या, एनर्जी, डिटेल में खत्म। सेकंड है फोटोन का मोमेंटम, उतना ज़्यादा है भी नहीं। इफेक्टिव मास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया, ठीक है, तीनों खत्म। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोन की तीनों कैरेक्टर खत्म होने के बाद अब हम आ जाते हैं स्रोत के ऊपर, सोर्स के ऊपर, जहाँ से लाइट आ रही है। जहाँ से भी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी को कैसे समझोगे, इंटेंसिटी को ऐसे समझोगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पावर है उस सोर्स के पास, पर एरिया कितनी पावर है। अब इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं हम I से, तो I बराबर हो जाएगा P/A, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर उस सोर्स के, जो भी सोर्स है हमारे पास, ये सोर्स है, इस सोर्स के पास पर्टिकुलर एरिया पे कितना पावर होती है, उसी को अपन बोलेंगे इंटेंसिटी, उस सोर्स की इंटेंसिटी, ठीक है। अब उस सोर्स के पर एरिया से कितनी पावर निकल रही है, तो पावर बराबर अपन लिखते हैं क्या, पर सेकेंड एनर्जी निकलना, इसी को अपन पावर बोलते हैं। एक ऊर्जा के रूप में शक्ति भी। तो यहाँ पे E/T अपन रिप्लेस कर दें, तो I बराबर हो जाएगा क्या, E/AT। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके बने, इंटेंसिटी। सिर्फ दो नहीं है, आगे भी बनेंगे। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है लिख लेते हैं। P क्या है, पावर, P क्या है, पावर, A क्या है, एरिया, किसका, सोर्स का, है ना। ऐसे कॉपी पुस्तक लेके बैठना है, पूरी चीज़ लिखते जाना है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी वीडियो देख रहे हो तुम। A फॉर एरिया हो गया। फिर T क्या है, तो T है यहाँ पे टाइम, किस में, एनर्जी सप्लाइंग में टाइम, एनर्जी सप्लाई का टाइम। सेकेंड E हो गया। E क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, इसको तो अपन पढ़ चुके हैं। एनर्जी किसकी, एक फोटोन की। E बराबर है एनर्जी किसकी है, तो ये है 1 फोटोन की, और वो होती है कितनी, hν। E बराबर hν, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कोई मतलब का नहीं, मिटा देते, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब मान लो कि इससे जितना भी टाइम उसने लिया है, कितना टाइम लिया है, स्मॉल t टाइम लिया है। स्मॉल t टाइम में एक फोटोन नहीं, बहुत सारे फोटोन जा रहे हैं, इससे बंडल के रूप में फोटोन निकल रहे हैं बहुत सारे, और वो कितने निकल रहे हैं, तो मान लो कि कैपिटल N फोटोन निकल रहे हैं, मतलब t टाइम में n फोटोन निकल रहे हैं, t टाइम में n फोटोन निकल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। t टाइम में n फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो t टाइम में एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी, hν, तो कैपिटल N फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो E बराबर n इंटू में hν। टोटल जितने भी फोटोन निकले, हमने यहाँ पे सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी लिखे, लेकिन t टाइम में अगर ज़्यादा फोटोन निकले तो उन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है नंबर का hν में, तो ये उस नंबर ऑफ n फोटॉन्स की एनर्जी आ गई अपने पास। अब क्या करना है, अब इस पूरे को उठा के इस फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा I बराबर कैपिटल N hν बाय T इंटू में A है,
ठीक है, एक को मैं तो लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो n/t है इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल n पर सेकेंड इमर्जन, उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या पर सेकेंड। तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, स्मॉल n बराबर कैपिटल n/t, मतलब पर सेकेंड उत्सर्जित फोटोन, इमर्जित होने वाले फोटोन, पर सेकेंड कितने फोटोन निकलेंगे, उसी को अपन बोल रहे हैं क्या, स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो I बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n h म्यू बट्टे में a, ये पूरा अंदर लिख देते हैं। हमारे पास दो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बन चुके हैं। इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये फोटोन को डिसाइड करती है। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये है I बराबर E/AT। सेकेंड फार्मूला हमारे पास ये है I बराबर n, स्मॉल n क्या है, पर सेकेंड जितने भी फोटोन निकलेंगे उस सोर्स से, उसी को अपन स्मॉल n बोल रहे हैं। एक सेकेंड में, t टाइम में जितने फोटोन निकलेंगे उसको अपन कैपिटल n बोल रहे हैं, लेकिन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने निकलेंगे तो उसको अपन ऐसे तो करते हैं, जितना है उसमें टोटल का भाग दे दो, पर सेकेंड निकल जाएगा। तो स्मॉल n h म्यू बाय a हो गया। ठीक है, दो फॉर्मूले बने। इन दोनों फॉर्मूले को, इसका तो यूज़ नहीं है, इसको मैं इसके बराबर कर दूँ, समीकरण 1 नाम ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 नाम ले। इन दोनों समीकरण को मैं बराबर कर दूँ तो क्या बनेगा, p/a है और यहाँ पे क्या है, n h म्यू बाय a है। यहाँ पे बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे p/a, समीकरण 1 और 2 से p/a n h म्यू बाय a हो जाएगा। a से a गया तो यहाँ पे क्या बचा, n बराबर p बटे में h म्यू, p बटे में h म्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है, n बराबर p बटे में h म्यू। ठीक है, h म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा, p लेमडा बटे में एस सी। ठीक है, ये बना है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, n बराबर p लेमडा बटे में एच सी। ये बना है बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये बताता है हमको नंबर ऑफ फोटोन, ये बताता है हमको क्या, नंबर ऑफ फोटोन, कि पर सेकेंड में कितने फोटोन निकलेंगे। कैसे निकालोगे, तो उस सोर्स की पावर से निकालोगे, उस सोर्स से जितनी भी वेवलेंथ निकलेगी उससे निकालोगे, या फिर उस सोर्स से जितनी भी फ्रीक्वेंसी से लाइट निकलेगी उससे निकालोगे। मैं प्रीफर करूँगा कि ये फार्मूला तुम यूज़ करो, क्योंकि हमें 1/SC बराबर पता है, कितना था, SC बराबर था 2 × 10⁻−25, लेकिन 1/SC बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻24। तो यहाँ पे हम SC का मान डायरेक्ट रख सकते हैं, इतना माथा फोड़ी करनी नहीं पड़ेगी। तो n बराबर कितना हो जाएगा, p लेमडा इंटू में 5 × 10⁻24, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ऊपर जाए। तो ये हमें बताता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं होना, थोड़ा होगा, दिख जाएगा। तो ये अपने पास गड़बड़ी नहीं, मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से लिखें, कोई गड़बड़ नहीं। n बराबर p लेमडा बटे एस सी है, जो बताता है हमें फोटोन। अब ये पूरा समझो डबल से। इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी उस सोर्स की पर एरिया पे कितनी पावर है, इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर उस सोर्स के पर एरिया से पर सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को अपन इंटेंसिटी बोल सकते हैं। डेफिनेशन यही हो गई। इसके बाद ये सारे इसके साइन सिग्नेचर अपन ने लिख दिए। फिर अपन ने क्या करे, मान लो कि हम एक फोटोन की एनर्जी लिख रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी h म्यू होती है, इससे मान लो n फोटोन निकल रहे कैपिटल n t टाइम में, तो अपन ने क्या कर रहे कैपिटल n h म्यू कर दी। फिर इसी को यहाँ पे रख के माथा फोड़ी करके पर सेकेंड उत्सर्जित फोटोन n कर दी। फिर इसको अपन ने बराबर कर दिए फर्स्ट सेकेंड को, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बना n। ठीक है, तो n किससे आया है, स्मॉल n इंटेंसिटी से आया। तो जहाँ इंटेंसिटी वहाँ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, जहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज हुई वहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे। तो जब मैं बोलूँ कि इंटेंसिटी से क्या इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ फोटोन जो भी इंक्रीज हुए हैं, तो फोटोन जाके टकराता है किससे, इलेक्ट्रॉन से मेटल के अंदर। तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन किसको इंक्रीज करेंगे, फोटो करंट को, तो जिसको अपन आगे पढ़ने वाले डिटेल में। तो यहीं से बेस बन गया, ये पूरा बेसिक ही पढ़ रहे हैं अपन। 4th नंबर का इंटेंसिटी हो गया। लास्ट पढ़ना है अपने को क्या, रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, बारिश हो गई, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ा बहुत देर तक, खतरनाक भीषण बारिश हुई,
सामने का बादाम के पेड़ की डगाने पन्नों की तरफ बिखर गई। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी और अभी भी हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। कम ज़्यादा हो रही है लाइट, तो फोकस कंटेंट पे करना, वीडियो पे मत करना। अब ऐसी प्रॉब्लम की वजह से मैं रुक नहीं सकता यार, अब फालतू की स्पीड कम हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। कल भी बारिश हो गई थी, कल भी वीडियो नहीं बना पाए, बारिश की आवाज़ भी आती है बाहर। तो हो सके अभी ट्रैफिक खुला है उसकी भी आवाज़ आएगी, तो ये आवाज़ें तुम्हें अब एडजस्ट करना पड़ेगा यार। मैं अपनी तरफ से परफेक्ट वीडियो बनाने में लगा रहता हूँ, उसमें अपना कंटेंट छूट जाता है, तो वो सब हटा के साइड रख के वीडियो जैसी भी है तुम सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना, ठीक है। आ जाते हैं, बहुत बातें हो गई, अपने टॉपिक पे। क्या पढ़ रहे थे अपन ने कर लिए थे कहाँ तक, 4th नंबर तक कर लिए थे। एक फोटोन के पास 3 टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, एक एनर्जी होती है, एक उसका संवेग होता है ना, एनर्जी, मोमेंटम। थर्ड था उसका मास, इफेक्टिव मास लेते हैं। फिर 4th नंबर पे हमने क्या पढ़े थे, 4th नंबर पे पढ़े थे क्या पढ़े थे, इंटेंसिटी। सोर्स, जो भी अपने पास सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं एरिया, पर एरिया पे कितनी एनर्जी पावर है, या पर एरिया से पर टाइम पे कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही, उसी से अपन निकालते हैं। और उसी से अपन ने निकाले थे एक फॉर्मूला, क्या, स्मॉल n का नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं, तो उसी से अपन ने निकाले थे n बराबर p लैम्डा बट्टे में sc। यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अभी काम आने वाला है। हम 5th नंबर की पढ़ने वाले हैं क्वालिटी, रेडिएशन फोर्स और प्रेशर एंड प्रेशर। तो रेडिएशन का नेचर है ये। हमने 3 क्वालिटीज़ फोटोन की पढ़े थे, एक क्वालिटी इंटेंसिटी सोर्स की पढ़े थे, और जो रेडिएशन जाती है उसकी भी एक क्वालिटी पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये कहाँ अप्लाई होगी, ये जिस भी सरफेस पे जाके पड़ेगी, आपतीत होगी, अराइव्ड होगी, वहीं पे जाके ये फोर्स अप्लाई करेगी या फिर प्रेशर अप्लाई करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास 2 टाइप की सरफेस है, एक 100% रिफ्लेक्ट कर देती है, इसको ब्लू से बनाया हूँ। ब्लैक को हमेशा अब्जॉर्वेंट मानते हैं अपन, ब्लैक बॉडी, इसलिए ब्लैक से बना दी, कोई खास नहीं है। 100% अब्जॉर्व कर ले, मतलब एक ऐसी सरफेस है जो 100% रिफ्लेक्ट कर देगी, एक 100% अब्जॉर्व कर देगी। तो अब ये फोटोन क्या है, बंडल है, फोटोन का बंडल है, रेडिएशन, तो उसके पास संवेग तो होगा, मोमेंटम होगा, तो आने वाला मोमेंटम अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने वाला नेगेटिव लेते हैं, हमेशा याद रखना। क्योंकि मोमेंटम कैसी राशि है, एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि, ठीक है। पहली सरफेस पे टकरा के वापस गया, मतलब दोनों संवेग है हमारे पास, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब्जॉर्वेंट पे आया, अब्जॉर्व सरफेस पे आया तो आया, वापस जाने ही नहीं दिया इसने, 100% क्या कर लिया, अब्जॉर्व कर लिया। तो दोनों के लिए पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट के लिए P1 कितना है, NH बाय लेमडा। यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटोन है। P2 कितना है, तो P2 है NH बाय लेमडा माइनस का। टोटल संवेग में चेंज कितना हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 करोगे वही आएगा, माइनस का 2 कैपिटल NH बाय लेमडा। अगर इसका अपन सिर्फ मोड लें तो मोड हो जाएगा डेल P बराबर 2NH बाय लेमडा। ये है हमारे पास सिर्फ मोड, अपन साइन की बात नहीं करते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, अपन सिर्फ संवेग मोमेंटम चेंज की बात कर रहे हैं, इतना मोमेंटम चेंज होगा। तो अपने को निकालना रेडिएशन फोर्स और प्रेशर। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर डेल पी बाई डेल टी, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। डेल पी की जगह पे वो पूरा रखोगे तो 2NH बाय लेमडा बट्टे में T भी आ जाएगा। N बाई टी को अपन स्मॉल n लिख सकते हैं, तो 2NH बाय क्या हो जाएगा लेमडा। N बराबर P लेमडा बाय SC, बड़ा फॉर्मूला नहीं बनेगा, कट जाएगा, तो P लेमडा बाय SC इंटू में क्या हो जाएगा H बाय लेमडा, H लेमडा H लेमडा, PC बचा, मतलब फोर्स कितना आएगा 2PC, F बराबर 2P बाय C, ये हमारे पास फोर्स आ गया। ये इक्वेशन बनी। इतना फोर्स अप्लाई होगा 100% रिफ्लेक्ट सरफेस पे। और अगर अपन किसकी बात करें, प्रेशर की, तो प्रेशर बराबर, अपन प्रेशर को P नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन ने मोमेंटम को लिख चुके हैं, प्रेशर को प्रेशर ही लिखते हैं। तो प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर बराबर, किसी भी प्रेशर का मतलब क्या होता है कि पर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, F बाय A लिख देंगे, तो यही अपन उठा के यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा 2P बाय AC। P बाय A, P बाय A होती है इंटेंसिटी, अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं अभी जस्ट इसके पहले। तो P बाय A को मैं लिख दूंगा क्या, I, तो I बाय C, मतलब I बाय C प्रेशर, 2PC बाय C क्या है अपने पास, फोर्स, ठीक है। ये 2 क्यों आया है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वो दुगना हो जा रहा है। अगर अपन सिर्फ 100% अब्जॉर्वेंट की बात करें, 100% अब्जॉर्व, जितना अराइव हो रहा, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा अब्जॉर्व हो जा रहा है, तो यहाँ तक दिखेगा
एडिटिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी अब, क्योंकि लाइट भी बहुत कम है, लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट दिखेगी एडिटिंग के बाद, लेकिन वो कम ज़्यादा तो होगी यार, वो फॉल्ट होती है, लाइट तो होता ही है। अपन सिर्फ ये फर्स्ट पढ़े अपन ने किसके लिए, 100% अब्जॉर्बेंट के लिए, 100% रिफ्लेक्ट के लिए पढ़ेंगे, तो उसमें संवेग में चेंज कितना आएगा, मोड ऑफ संवेग चेंज, मोमेंटम चेंज। यहाँ पे अब ये V2 क्या है, 0 है, तो सिर्फ P आएगा, तो माइनस का NH बाय लेमडा आएगा। तो अपन सिर्फ मोड की बात करें तो NH बाय लेमडा, मतलब दिख रहा है कि आधा हो गया है। अब मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ये सब वैल्यू वगैरह रख के, ये अब तुमने पहले कर लिया, अपन ने कर लिया। तो इसमें फोर्स अपन डायरेक्ट लिखते हैं, तो फोर्स कितना निकलेगा, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, P/C। ये सिर्फ वन साइडेड के लिए, वन साइडेड नहीं। इसके ऊपर कितना प्रेशर कितना हो जाएगा, तो प्रेशर भी आधा, प्रेशर भी आधा हो जाएगा, और वो हो जाएगा I/C। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेकंड वाले में, क्योंकि वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। क्लियर है, करके देख लेना अगर ज़्यादा ही बिल्कुल पढ़ने का मन कर रहा हो तो। बाकी मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट याद करो फॉर्मूला, प्रेशर का ये होता है और फोर्स का ये होता है और प्रेशर का ये होता है, बस खत्म। कैसे आया वो मेथड वेथड एग्जाम में तुम्हें लिखने नहीं बैठी, अब तो 12th की एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गई, चल रहा है केस वगैरह सुप्रीम कोर्ट में, शायद सर बता रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन ने कितनी चीज़ें कर ली हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना, ये डायग्राम भी समझ में आ गया। मतलब हमने क्या स्टार्ट करे थे, पहले तो कुछ हिस्ट्री देखे, ये हम पूरा पढ़ रहे थे क्या, बेसिक्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, कितनी बेसिक चीज़ें होती। फोटोन क्या होता है, ऊर्जा के बंडल होते हैं, रेडिएशन के छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में अगर लाइट आ रहा है तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे हैं, वो उसमें एनर्जी होती है। फोटोन है, एनर्जी होगी, लीनियर मोमेंटम होगा, उसका इफेक्टिव मास भी होगा। सेकेंड, एक सोर्स है, वो जो रेडिएशन उत्पन्न कर रहा है तो उसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए। जो रेडिएशन जिस भी सरफेस पे जा रही है वहाँ पे जाके फोर्स और क्या अप्लाई करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, इतना क्लियर है, अच्छे से नोट्स भी बनाते चलना है। अब यहाँ तक क्लियर है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर हम लेनार्ड की थ्योरी पे आएंगे, फिर आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म, मतलब ये वीडियो खत्म, फिर बाकी का बाद में। तो पहले कुछ क्वेश्चन देखो। जैसे ही क्वेश्चन लिखने के लिए आगे बढ़ा, लाइट चली गई यार। बड़ी मुश्किलों से एक वीडियो बनती है और तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन बता रहा था, क्वेश्चन लिखे है ना अपन ने, तो एनर्जी एंड नंबर ऑफ फोटोन पता करना है तुम्हें इस बल्ब से। कोई 60 मिली वोल्ट का बल्ब है और 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रिलीज कर रहा है, तो इससे निकलने वाले फोटोन की एनर्जी और इस बल्ब से टोटल कितने नंबर ऑफ फोटोन निकल सकते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब मैं एक चीज़ तुम्हें इंटेंसिटी में उसकी यूनिट बताना भूल गया था। इंटेंसिटी बराबर होता है E/AT, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड, ये उसकी यूनिट होगी। या फिर जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, PA से वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो वहाँ पे यूनिट लिख लेना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो बल्ब है, शक्ति पावर बराबर दिया है 60 मिली वॉट दिया है, तो उसको वॉट में बदलने के लिए 60 मिली मतलब 10⁻³ होता है, तो यहाँ पे 10⁻³ वॉट हो जाएगा। हमेशा अपने SI यूनिट में यूज़ करना रहता है किसी भी यूनिट को। तो वेवलेंथ है हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, मैं बताया था एक एंगस्ट्रॉम बराबर था 10⁻−10, तो 6000 × 10⁻−10 मतलब 6 × 10⁻−7 मीटर, ये हो जाएगी वेवलेंथ। अब अपने को निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E = hc/λ। हम दोनों में निकाल सकते हैं, जूल में भी निकाल सकते हैं और किस में निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना था हमारा फॉर्मूला E = 12400 बट्टे में लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखना है, इनटू क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम कट जाएगा जब रखेंगे, तो इससे अपना जो वैल्यू निकलेगी ई की एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। तो रखते हैं वहाँ 12400 बट्टे में एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो 6000 रखेंगे, तो 6000 काटो पीटो 6 दूनी 12 मतलब 2.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना निकलेगी एनर्जी। अगर जूल में निकालना है तो जूल में कैसे निकालेंगे, जूल में तुम्हें hc/λ ही लगाना पड़ेगा। तो hc का इंटू करने पर मैंने बताया था कितना हो जाता है, 2 × 10⁻−25 बट्टे में एंगस्ट्रॉम की जगह उसे मीटर में रखना पड़ेगा, कितनी आएगी 6 × 10⁻−7 बराबर
2 तिया 6, 7 और ये 25, 5 मतलब 10 की घात -18, 3 छंग मतलब ये और बढ़ेगी एक नंबर, तो ये फाइनल अपना 6.67 इंटू 10 की पावर -90 ये जूल में आएगा दोस्त। इसमें तुम डायरेक्ट गुणा करके भी निकाल सकते थे जूल में इलेक्ट्रॉन का, तो 16 दूनी 32, हाँ उतना ही आता लगभग 16 तिया 48। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट अपना हो गया। सेकेंड अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगला हमारे पास फोटोन निकालने का था। कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटोन n बराबर p लेमडा बट्टे में क्या लगाते हैं c। इसका फाइनल फॉर्मूला हमने शॉर्ट ट्रिक बनाए थे, तो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे अपन 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू में p लेमडा, मान रखो 5 × 10 की घात 24 इंटू में p कितना रखोगे, तो वो रखना है तुम्हें वाट में 60 × 10 की घात -3, ये रखना है तुम्हें 6 मीटर में, तो 6 × 10 की घात -7, 7 3 10, 24 14 15 6 5 30 16 17 आएगा, तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर 70 इतने फोटोन निकलेंगे दोस्त इतनी एनर्जी में। ठीक है, सॉल्व करते रहना कैलकुलेशन से। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी दो तरीके से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं तो अलग एनर्जी निकलेगी, उसके बाद अगर तुम जूल में निकाल रहे हो तो एस सी अपॉन लेमडा डायरेक्ट लगा देना, उससे भी निकल जाएगी। फिर यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक तुम लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हो। जब लेमडा दिया है, म्यू दिया है, तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, म्यू की जगह पे n बराबर p बट्टे में h म्यू, p बट्टे h म्यू, या फिर पावर बट्टे एनर्जी, इससे निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है यार, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन यहीं तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब लाइट सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत कम ज़्यादा हो रही, दिख रहा होगा तुमको भी एडिटिंग में, शायद ना हटे, ये कोशिश करूँगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अपन ख़त्म करेंगे ये वीडियो को, है ना, यहीं पे रोकेंगे। और जस्ट मैं जैसे ही लाइट ठीक होगी अगली वीडियो बना के डाल दूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें अपन वेव मेटर भी खत्म कर लेंगे, डी ब्रोगली वाला, तो वो पूरा चैप्टर ही अपन फर्स्ट चैप्टर निपटा देंगे, सेकंड फिर अगली वीडियो से स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2007 में। 100% रिफ्लेक्ट 100% रिफ्लेक्ट सरफेस है, फोर्स अप्लाई कर रही है, रेडिएशन 1 न्यूटन, लेमडा दिया गया है 6600 नैनोमीटर, n बराबर निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का कितना था, फोर्स बराबर एक बना था 2p/c बना था, और याद हो तो अपन ने कितना निकाले थे वो, डेल p 100% रिफ्लेक्ट के लिए निकला था 2n/लेमडा। अपने को यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है ये वाला नहीं लगाना है, हमको जो लगाना है वो स्मॉल n वाला लगाना है। इसमें नंबर ऑफ पर सेकेंड फोटोन पूछा है, तो हमें f बराबर वो वाला याद करना पड़ेगा, डेल p/डेल t। एक पूरी पढ़ते टाइम हमारे पास ये बना था, और ये अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैंने बोल दिया था कि यही याद करना, तो इसी से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, हमको n का फॉर्मूला याद है, n बराबर क्या होता है, p लेमडा/sc। अपने को p प्रेशर का फॉर्मूला निकाल लो, क्या हो जाएगा, NHc बट्टे NSc अपॉन लेमडा हो गया, बराबर क्या बचेगा, पावर बचेगी यार, पावर का यहाँ पे मान रख दो, कितना हो जाएगा। तो यही फॉर्मूले से और इन फॉर्मूले से वापस से भी तुम बना सकते हो, नंबर ऑफ अगर निकालना है तुम्हें। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू में n है, फिर क्या है SC अपॉन लेमडा है, c नीचे भी एक c है, पहले तो c से c जाएगा, फाइनल क्या बचेगा, फोर्स बराबर 2NH अपॉन लेमडा। n निकालना है तुम्हें, तो ये पूरा मटेरियल उधर पहुँचाओ, इसका इधर क्या काम, तो क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस या शिफ्टिंग करोगे तो f लेमडा बटे में 2h, तो f लेमडा बटे में 2h मान रखो, आंसर निकालो। ये गाड़ी वाला क्यों है यार, बहुत मेरे को इतनी परेशानी हो रही है आज, और वीडियो फिर लेट होते रहते हैं यार, ये बारिश वगैरह की वजह से। फोर्स की वैल्यू कितनी है, एक लेमडा कितना दिया गया है, तुम्हें एंगस्ट्रॉम में रखना है, वो सॉरी मीटर में रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 6600, और नैनोमीटर में है तो -9 से गुणा कर दो मीटर में चेंज करने के। 2 की जगह पे 2 रखो, बाकी 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपने पास h की वैल्यू है, मीटर में जूल सेकंड में ही रखना है। काटो पीटो और आंसर निकालना है, कितना निकलेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसको काट देगा 1000 बार, है ना, पूरा का पूरा एग्जैक्ट ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 बार कटा, ये कटेगा 10 की घात 25, 34 में से 9 गई तो 25 बचेगा, माइनस का ऊपर जाके कितना हो जाएगा 25,
26, 27, 28, तो ये निकलेगा 1/2 इंटू 10⁻28 और काट दो तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब 5 गुणित 1 दशमलव हटा दो तो 27 फोटोन पर सेकेंड इतना निकलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही होगी तुमको भी यार ये लास्ट की वीडियो, मतलब लास्ट वाला पोर्शन देखने के लिए, लेकिन बहुत दिक्कतें आई यार यहाँ पे बारिश वगैरह की वजह से। अपन बाकी का अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।